हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, एक लंबे समय के बाद मैं आज टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कराने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इस बीच में जो सीएम अभ्युदय स्कीम है उसके तहत इन पढ़ाने सिविल सर्विसेज के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था और आप लोगों की कृपा से मेरा इसमें सिलेक्शन भी हो गया है। अब उसमें सिलेक्शन होने के बाद मैंने अपना ये टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू किया है। फ्रेंड्स, जो ये आपका टेस्ट सीरीज़ है ये आपका यूपी पीसीएस एग्ज़ाम, ARO के लिए और जो ये ARO यूपीपीएससी और हाई कोर्ट दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और आपका जो 72nd बीपीएससी एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। फिर देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, इसके लिए सॉरी। फिर दूसरे क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। प्रायः समाचारों में रहने वाला अर्बन हीट और हरियाली के संदर्भ में देखा जाने वाला शब्द तापीय विनिमय क्षमता को इस प्रकार सुपरिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए कैसे किया जा सकता है। ये तापीय विनिमय क्षमता क्या है, ये है वनस्पति आच्छादित सतहों और कंक्रीट व डामर जैसी विनिर्मित सतहों के बीच तापांतर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अर्बन शहरों में जो अर्बन हीट होता है, तो एक अर्बन हीट ज़्यादातर क्यों होता है, क्योंकि वहाँ शहरों में बहुत ही कंक्रीटाइजेशन होता है। कंक्रीट की बनी दीवारें, रोड, ये सब होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ कुछ जो पेड़ पौधे होते हैं, वन आच्छादित क्षेत्र होते हैं, इनके बीच में जो तापीय विनिमय है इसी को कहा जाता है, जो इसके बीच का जो तापांतर इसको कहा जाता है तापीय विनिमय क्षमता। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, जो 86 संविधान संशोधन था इसके द्वारा फंडामेंटल राइट में भी संशोधन हुआ था और ये मौलिक कर्तव्य में भी, फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसमें भी हुआ था आपका संशोधन। तो ये है कि फंडामेंटल राइट में ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा राज्य। तो ये राज्य 8 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य देगा। तो ये गलत है, फंडामेंटल राइट वाला तो गलत दे दिया है। अब एक संशोधन हुआ था फंडामेंटल ड्यूटी में, तो ये दिया था प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। दीवान-ए-अर्ज ये आपका सैन्य विभाग था, और जो दीवान-ए-रसालत है ये आपका अपील विभाग था, और दीवान-ए-इंसा ये ईसा नहीं है, इंसा है। दीवान-ए-इंसा जो आपका पत्राचार विभाग होता था, और दीवान-ए-इश्तियाक ये पेंशन विभाग था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका एक अचार आपको देखा जाए तो एक ही ऑप्शन में है, यही बस है और कहीं नहीं है। तो आपके एक ही मिलान से आपका ऑप्शन मिल जा रहा था, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर आगे का भी मैंने मिलान कर दिया है, तो आप देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। एक अचार, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत फेमस बुक है, इसके लेखक कौन है, ये हैं आपके दादा भाई नौरोजी। इसी बुक में ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी बुक में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब ये धन का बहिर्गमन, जो भारत में जो अंग्रेज थे वो धन का क्या दुरुपयोग करते थे। जैसे जो कि अंग्रेज थे उनका जो पेंशन था, जो उनकी आय थी, या फिर जो कंपनियों का डिविडेंड था, वो सभी ब्रिटेन चला जाता था, उससे भारतीयों को कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो इसी को बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये आपका धन का बहिर्गमन सिद्धांत था, ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। इसे क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद शुरू किया गया था। बिल्कुल सही। जब क्रिप्स
क्रिप्स मिशन 1942 में असफल हो गया, तो उसके बाद असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। वर्धा की बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को आंदोलन की कमान संभालने के लिए अधिकृत किया, बिल्कुल सही। इस आंदोलन के दौरान भारत में कई जगहों पर समांतर सरकारें बनी, बिल्कुल सही। जैसे बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी, जैसे सतारा सरकार थी वो बनी थी, और ये आपका पश्चिम बंगाल में जातीय सरकार थी, ये भी समांतर सरकार, यानी 3 समांतर सरकार बनी थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीनों सही है, ये सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चिली सबसे ज़्यादा चिली में क्या पाया था? तांबा, सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ पाया था? चिली में, ऑप्शन सही है। पेट्रोलियम सऊदी अरब में, गलत। जो पेट्रोलियम है इसमें इसके उत्पादन में सबसे टॉप पे ये अब इस टाइम यूएसए हो गया है, सऊदी अरब नहीं है। और चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है? ब्राज़ील में, सही है। और दूध के मामले में भारत नंबर 1 पे आता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका गलत पूछा है, तो गलत कौन सा है? ये बी गलत है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बास्पोरस जल डमरू जोड़ता है। फ्रेंड्स, अभी जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है उसकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पे ब्लॉकेड हो गया था, तो इस हिसाब से जितने भी स्ट्रेट ऑफ ये जो स्ट्रेट है, जो जल संधियाँ हैं विश्व की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। तो आपका ये बास्पोरस जल डमरू किससे जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाग नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस झील से होता है? तो नाग नदी का उद्गम होता है अंबाजारी झील से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में देशों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त देशों में से कितने नार्डिक बाल्टिक सहयोग के सदस्य हैं? तो नार्डिक बाल्टिक सहयोग के सदस्य कौन कौन से हैं? आइसलैंड भी है, लाटविया भी है, लिथुआनिया भी, तीनों हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों की पारस्परिक अंतःक्रिया एक प्रकार जिसके अंतर्गत एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरा जीव अप्रभावित होता है। 2 जीव आपस में अंतर्क्रिया करते हैं, ये जो पहला जीव है इसको लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसको कहते हैं सहभोजिता, कमेंसलिज्म। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर यही ऐसी दोनों में रिलेशनशिप होता कि ए को भी फायदा हो रहा है और बी को भी फायदा हो रहा है, दोनों को जब फायदा होता है तो उसको सहजीवता, सिम्बायोसिस रिलेशन कहते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जयमंडल आगार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संक्रमण क्षेत्र क्रोड क्षेत्र एवं बफर क्षेत्र के बीच में होता है। फ्रेंड्स, जो जयमंडल आगार जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनको 3 एरिया में ऐसे कैटेगराइज किया जाता है। तो पहला क्षेत्र होता है आपका कोर क्षेत्र होता है, दूसरा आपका बफर होता है, तो तीसरा आपका ये संक्रमण या ट्रांजिशन जोन होता है। तो ये संक्रमण जो होता है, तो ये दिया संक्रमण क्षेत्र कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र के बीच में होता है, तो ये गलत हो गया क्योंकि जो ये संक्रमण या ट्रांजिशन जोन है ये बीच में होता है, बीच में ये दे दिया है कि बीच में होता है, गलत, जबकि ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सबसे लास्ट में होता है, बीच में नहीं होता है। क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन के बारे में बताया और दिया है बीच में, तो ये गलत हो जाएगा, बीच में बफर होता है। क्रोड क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होती, बिल्कुल सही। जो ये कोड क्षेत्र होता है यहाँ पे अनुसंधान करने की अनुमति होती है, और तो ये सही है। बफर क्षेत्र पूर्ण रूप से अबाधित क्षेत्र होता है, अबाधित मतलब मुक्त, पूर्ण रूप से मुक्त। जो ये बफर बीच का जो क्षेत्र है ये पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होता है, सीमित रूप से होता है, और यहाँ पे पूर्ण दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केवल दो, ऑप्शन सी सही है, यानी केवल 2 दिया है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोफीलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोफीलिया ए से पीड़ित व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में फैक्टर 9 की कमी होती है, गलत। ये फैक्टर 8 की कमी होती है, तो ये गलत हो गया। हीमोफीलिया बी से पीड़ित व्यक्ति में क्लांटिक फैक्टर 8 की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती, गलत। ये फैक्टर 9 की आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स ये उल्टा दे दिया है, ये इसमें होना चाहिए था, ये इसमें होना चाहिए था। हीमोफीलिया का मुख्य उपचार
रिप्लेसमेंट थेरेपी है, बिल्कुल सही, क्योंकि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका जो इलाज है वो रिप्लेसमेंट थेरेपी ही है। तो ऑप्शन 3 केवल सही होगा। तो आपका यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? विचार कीजिए। ये क्वेश्चन क्या दिया है? अच्छा है क्वेश्चन, तभी तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन दिया है उपर्युक्त तत्वों में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। तो ये आपका गलत था, ये गलत था और ये सही था। तो सही नहीं है तो 1 और 2, 1 और 2 दोनों सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांडरिंग अल्बाट्रॉस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 3.5 मीटर के पंखों वाला सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, बिल्कुल सही। यह IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार असुरक्षित वल्नरेबल है, बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा कथन सही है? दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है एड कैंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के पास 5 एड कैंप होते हैं, जिनमें से 3 सेना से और एक नौसेना और वायुसेना से होते हैं, बिल्कुल सही। राज्य के राज्यपाल के 2 एड कैंप होते हैं, एक सेना वायुसेना से आता है तथा दूसरा राज्य पुलिस बल से आता है, बिल्कुल सही। तो आपका ये दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी पर लखवार व्यासी बांध, फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। लखवार व्यासी बांध कहाँ, किस नदी पर है? तो यमुना नदी पे है। यमुना नदी पर लखवार व्यासी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका उत्तराखंड में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत पृथ्वी मंत्रालय द्वारा की गई है, गलत। साथी का जो एक साथी इनिशिएटिव है, इसका जो संचालन है वो ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई है। तो यहाँ पृथ्वी मंत्रालय गलत दे दिया है। यह राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र है, तो राज्य मनोनीत एजेंसी के लिए पोर्टल है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो आपका केवल 2 सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मायोपिया शब्द का प्रयोग अदूरदर्शी होने को परिभाषित करता है। फ्रेंड्स मायोपिया जो होता है, मायोपिया इक्वल टू निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। तो यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। यानी मायोपिया में क्या हो जाएगा? दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, यानी अदूरदर्शिता हो जाएगा, मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। तो इसमें का प्रयोग अदूरदर्शी होने को परिभाषित करता है, मतलब अदूरदर्शी मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया शब्द का प्रयोग दूर तक देखे जाने को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को खगोल विज्ञान में जैव सूचक बायोमार्कर माना जाता है? तो ये फास्फीन गैस को माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरोकल्चर को परिभाषित किया जाता है। तो एरोकल्चर कैसे परिभाषित किया जाता है? स्प्रे का उपयोग करके पौधों को उगाने की विधि जो जड़ों को लगातार नम करती है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिट अदालत द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए किया जाता है? तो ये क्या किया जाता है? परमादेश। परमादेश रिट में जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट सार्वजनिक या पब्लिक ऑफिसर को ये आदेश देती है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, तथापि यह व्यवस्था अस्थायी सरकार नहीं प्रदान करती है, बिल्कुल सही। जो भारत में संसदीय व्यवस्था है, इसमें जो कार्यपालिका यानी जो सरकार होती है वो एक अस्थायी सरकार प्रदान नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जब भी अगर संसद में अगर लोकसभा ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। तो जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो सरकार गिर जाएगी, यानी ये जो सरकार होती है अस्थायी सरकार नहीं होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर ये सही है। कार्यपालिका को संसदीय व्यवस्था को अपनाने में संविधान सभा ने उत्तरदायित्व को
अस्थायित्व के ऊपर वरीयता दी थी। बिल्कुल सही। जब संविधान सभा में लोगों के सामने ये प्रश्न था कि हम लोग अस्थायित्व को अपनाएं कि जैसे सरकार अस्थायी रहे या उत्तरदायित्व को, तो सभी लोगों ने जो संसदीय सभा जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने उत्तरदायित्व को अपनाया कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी, भले ही उसमें अस्थायित्व तो न रहे, 5 साल से पहले ही सरकार गिर जाए, लेकिन कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, तो उत्तरदायित्व को अपनाया था। बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है, तो फिर मिलान कर लेते हैं। तृतीय अनुसूची, फ्रेंड्स तृतीय अनुसूची है जो शपथ प्रारूप से मिलती है, तो ये आपका 3 से मिलान कर देंगे। चतुर्थ अनुसूची क्या है, ये आपका राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। और द्वितीय अनुसूची क्या है, भारत में जो सरकारी प्राधिकारी हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं वो है, तो भारत के राष्ट्रपति के भत्ते आ जाएंगे और द्वितीय अनुसूची में। और सप्तम अनुसूची में क्या हो जाएगा, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है वो मिलान हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ई का आपका क्या हो जाएगा, ए का 3 आपका ऑप्शन बी में ही एक ही मिलान से आंसर मिल जा रहा है, लेकिन हम आगे भी मिला लेते हैं। बी का आपका 4 सही है, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलियोडोरस का बेस नगर शिलालेख संबोधित या संबंधित है। फ्रेंड्स जो हेलियोडोरस का बेस नगर शिलालेख है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है, ये आपका है वासुदेव से संबंधित, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कवि भक्ति संतों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपके कबीरदास आते हैं, फिर आते हैं गुरु नानक, तो 3 4, पहले 3 फिर 4, तो यहीं आपका ऑप्शन में यही, और कहीं 3 4 एक साथ नहीं आया है। फिर उसके बाद आपके आते हैं मीराबाई 3, फिर उसके बाद तुलसीदास चौथे नंबर पे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुधारक अखबार के संस्थापक कौन थे। फ्रेंड्स क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है तो उसको तुरंत छोड़ना नहीं चाहिए, फिर आगे ऑप्शन से भी कुछ मैच कराना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी सुधारक का बिल्कुल नहीं लिखे थे तो ये गलत हो जाएगा। राजा राम मोहन राय भी सुधारक से संबंधित नहीं, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं थे, क्योंकि ये फेमस पर्सनालिटी, और फेमस पर्सनालिटी की जो भी बुक्स होते हैं, जो भी रचनाएँ होती हैं, जनरली सबको मालूम होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। तो बच्चा कौन सा, गोपाल गणेश आगरकर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तब भी वो सॉल्व हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का सैनिक मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, ये किया गया था रंगून में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जो इंडीज पर्वत है आपका वलीद पर्वत है, ए का 4 आपका एक ही ऑप्शन में है, यहीं से देखा जाए तो आंसर मिल गया, लेकिन हम आगे भी मैच करा लेते हैं। हर्ज पर्वत जो आपका जर्मनी में, ये आपका एक प्रकार का भ्रंश और ब्लॉक पर्वत है, तो ये भी सही है। माउंट पिनाटोबो आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है, तो सी का 2 यहाँ सही है। और मेसा पर्वत, ये मेंसा नहीं है मेसा है, मेसा पर्वत कहाँ है आपका, अवशिष्ट पर्वत, ये आपका 3 सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, ओबेलिस्क कहाँ गया, एक मिनट, ओबेलिस्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओबेलिस्क वायरस जैसी इकाइयों का एक नया वर्ग है जो मानव शरीर एवं वैश्विक माइक्रोबायोम में रहते हैं, बिल्कुल सही। उनके आनुवंशिक अनुक्रम लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड लंबे हैं, जिनका अन्य ज्ञात जैविक एजेंटों से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और 2 दोनों सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो विशाखापट्टनम ये आपका है आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है, पूर्वी तट पे है, बिल्कुल सही। तूतीकोरन ये तमिलनाडु में है, ये भी सही है। नेल्लोर ये आपका नेल्लोर आंध्र प्रदेश में पड़ जाएगा, ये भी सही है। उडुपी उडुपी नहीं, उडुपी आपका केरल में पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा, पश्चिमी तट पे आ जाएगा। तो आपका 1 2 3 ये तीनों क्या है आपके पूर्वी तट पे हैं, 1 2 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये किस राज्य में पवित्र वृक्षों को क्या नाम दिया जाता है, ये पूछा गया। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राज्य दिया पवित्र वृक्षों का समूह। कर्नाटक में जो पवित्र वृक्ष होते हैं उसको देवारा कुडू कहा जाता है, बिल्कुल सही। उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है, ये तो सब लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में। आंध्र प्रदेश में पवित्र वन कहा जाता है और उड़ीसा में सारण नहीं कहा जाता, तो ये गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा से प्रयोग है? तो ये है मनुष्यों के लिए भोजन के रूप में। ये जो समुद्री शैवाल होते हैं मनुष्य के लिए भोजन के रूप में प्रयोग होता है। ये आयोडीन के प्रमुख सोर्स होते हैं और बहुत सारे मिनरल्स देते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में जो समुद्री शैवाल होते हैं, जो इंग्लिश में इन्हें सीवीड कहा जाता है, इनसे क्या आते हैं जैव ईंधन बनाया जाता है जो कार्बन निगेटिव होते हैं, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के भी स्रोत होते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट जल से जहरीले पदार्थों का निष्कर्षण भी करते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कंपनी के राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सम्मिलित होंगे? तो ये आपका व्यापार यात्रा ये सम्मिलित होगा, संपत्ति कर भी सम्मिलित होगा, फर्नीचर खरीदना ये नहीं होगा, अनुसंधान एवं विकास पर व्यय ये भी सही होगा। तो नीचे दिए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चूज कीजिए। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक समिति गरीबी के आकलन पॉवर्टी एस्टिमेशन से संबंधित नहीं है? फ्रेंड्स, समय समय पर जो भारत सरकार है वे बहुत सारे आयोग का गठन की है भारत में पॉवर्टी का निर्धारण करने के लिए। तो लकड़ावाला समिति ये भी इसका भी चयन किया गया था कि भारत में गरीबी को बताएं। तेंदुलकर समिति के अनुसार 21% लोग 21% भारतीय गरीब हैं, ये तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट थी। जीवी रामकृष्णन ये आपके पॉवर्टी से रिलेटेड नहीं समिति है। रंगराजन समिति ये भी आपका पॉवर्टी से रिलेटेड समिति है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा क्योंकि ये पॉवर्टी से संबंधित नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये त्रिवेंद्रम में है। UR राव उपग्रह केंद्र ये बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ये आपका हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये देहरादून में। सब सीधे सीधे मैच हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधिवात गठिया अर्थराइटिस के उपचार में निम्नलिखित किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है लिथियम बाइकार्बोनेट का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन क्लाइमैक्टेरिक घटना संबंधित है, ये संबंधित है पौधों के श्वसन से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माजुली द्वीप के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरुणाचल प्रदेश में है, गलत। ये आपका आसाम में है। इसे विश्व के दूसरे सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है, गलत। इसे विश्व के प्रथम, यहाँ जो द्वितीय दे दिया है, यहाँ प्रथम होना चाहिए, प्रथम सबसे बड़े नदी रूप की मान्यता प्राप्त हुई है, तो ये गलत हो जाएगा। यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों से घिरा है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन केवल सी 3 सही होगा। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका कौन सा सही नहीं है? 1 और 2 दोनों सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये दोनों सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त बल अभ्यास डेजर्ट नाइट। फ्रेंड्स, अभ्यास जो होते हैं वह सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। संयुक्त बल अभ्यास डेजर्ट नाइट में कौन से 3 देश भाग लेते हैं? तो ये आपका है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं।
मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग को पता है मंदिर शैली की मंदिर निर्माण की 3 शैली है। एक ये नागर है, फिर आपका एक बेसर है जो मध्य भारत में है, और एक द्रविड़ है जो दक्षिण भारत में है, और नागर उत्तर भारत में फेमस है। तो इसका उदय लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के अंत में दक्षिणी भारत में हुआ। गलत, ये उत्तरी भारत में हुआ था। नागर शैली उत्तर भारत में पाई जाती है। नागर शैली में निर्मित मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं जिसमें गर्भगृह पवित्र हिस्सा होता है। बिल्कुल सही। जो नागर शैली मंदिर बनाए जाते हैं वो एक चबूतरे बनाए जाते हैं, और जो गर्भगृह होता है सबसे पवित्र हिस्सा होता है जिसमें भगवान की प्रतिमा रखी होती है। जैसे इस समय अयोध्या का राम मंदिर बना हुआ है, ये भी नागर शैली में बना है, तो ये सही है। विशिष्ट नागर शैली के मंदिर में गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ होता है। बिल्कुल सही। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है जिसपे लोग परिक्रमा करते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो पूछा क्या गया है आपका, 1 गलत है, 2 सही है और तीसरा भी सही है। पूछा गया है इसमें कौन सा सही है, तो आपका कौन सा, 1 गलत था, 2 और 3 सही है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 और 3 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को दिए गए वैधानिक अनुदान स्टैट्यूटरी ग्रांट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रेंड्स, जो अनुदान है 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टैट्यूटरी यानी जो वैधानिक, जो संविधान में वर्णित है, और एक होता है डिस्क्रिशनरी यानी विवेक के अनुसार, जो स्वविवेक के आधार पर, यानी जो सरकार है अपने विवेक के अनुसार अनुदान देती है राज्यों को। लेकिन जो वैधानिक अनुदान है वो आर्टिकल 275 के अंतर्गत आता है। उसमें ये पूछा गया कि वैधानिक अनुदान के अंतर्गत कौन सा सही नहीं है। ये राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिए जाते हैं। बिल्कुल सही। जो वित्त आयोग सिफारिश करता है उसी के अनुसार राज्यों को अनुदान दिए जाते हैं। ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। बिल्कुल सही। इसके तहत संसद को सभी राज्यों को समान अनुदान देना होता है। गलत। अब कोई राज्य अमीर है, कोई राज्य गरीब है, तो जो बहुत गरीब है उसको अनुदान की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो सभी को समान कैसे दिया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस मामले द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के तहत लाया गया था। आपातकाल की घोषणा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में इसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको एक जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको ख़त्म नहीं कर सकती। मतलब कि अगर किसी शासक ने या फिर किसी प्रधानमंत्री ने, अगर शासक ने आपातकाल की घोषणा की है तो वो क्या करेंगे कि जुडिशरी उसकी संवैधानिकता की जांच नहीं कर सकती थी। लेकिन जो मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1980 का केस हुआ, इसके बाद जो आपातकाल की घोषणा है वो जुडिशरी के जुडिशियल रिव्यू के एक तरह से जो उसकी परिधि है उसके अंतर्गत आ गया। अर्थात जो जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से अब आपातकाल की जो घोषणा है उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि इसके पहले जो इंदिरा गांधी सरकार थे उन्होंने 1975 से 1977 तक ये क्या किया था, आपातकाल की घोषणा की थी। तो उसी के बाद ये जो मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ है उसने ये कहा कि अब जो आपातकाल की घोषणा होगी उसकी संवैधानिकता की जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में ये सही है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। वित्त आयोग 280 में है। बिल्कुल सही। अनुसूचित जातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग यह अनुच्छेद 336 से गलत, ये 338 ए में आता है, 336 दे दिया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी राजदूत डायमेकस किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो यह आया था बिंदुसार के शासनकाल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल के दौरान मनसबदारी प्रणाली मौजूद थी। बिल्कुल सही। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता था। गलत। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा और आर, ये एक कथन ए सही है, आर गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही है। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान वाले क्वेश्चन है, मिलान कर लेते हैं।
मोपला विद्रोह, फ्रेंड्स मोपला जो किसान है वो क्या किए थे, केरल में विद्रोह किए थे। तो ऑप्शन ए का दो यहाँ है। बिरसा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा आपका बिहार झारखंड में हुआ था। तो ये आपका बी का 3 हो गया, बी का 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। पावना विद्रोह ये आपका बंगाल में हुआ था। तो सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 यहाँ है। और एक का आंदोलन सबको मालूम है उत्तर प्रदेश के अवध में हुआ था। तो आपका डी का 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योतिराव फूले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले फूले ने वर्ण व्यवस्था से बाहर उत्पीड़ित लोगों के चित्रण के लिए किया था, बिल्कुल सही। ज्योतिराव फूले को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महात्मा की उपाधि दी, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। इस तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही है, तो केवल एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका इराक नहीं करता है, लेबनान करता है, फ्रांस भी करता है और तुर्की भी करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है, मिला लेते हैं। ये प्रपात दिया और नदी का से मैच कराना है इसको। तो ये है चित्रकूट जलप्रपात, ये आपका इंद्रावती नदी पे है। तो ए का 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। जोग जलप्रपात ये आपका शरावती नदी पर है। तो बी का 3 यानी यहीं बस है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूध सागर जलप्रपात ये आपका मांडवी नदी पे है। तो सी का 2 यहाँ है। और शिवानाथ समुद्र जलप्रपात ये कावेरी नदी पे है। तो फ्रेंड्स यहाँ 2 ही ऑप्शन से आंसर मिल गया था, लेकिन मैंने चारों ऑप्शन मैच करा दिए। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महानदी की सहायक नदी है? तो जो शिवनाथ है ये भी महानदी की सहायक नदी है, तेल नदी भी है और जोक नदी, तीनों से महानदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 2 3 सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यतापी प्रजाति के पौधे जिन्हें तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आतापोभिद। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हेलियोफाइट्स ये आपके आतापोभिद जो पौधे होते हैं, इनको तीव्र प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का थीम था? ये था आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिंडल प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रभाव सभी कोलाइडी विलयनों और कुछ अति सूक्ष्म विलयनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फ्रेंड, जो ये कोई पतला सा छोटा सा होल होता है, जब सूर्य की प्रकाश ऐसे आती है रोशनी नुमा, तो इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब दिखने लगते हैं। ये सभी ने देखा होगा। तो इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो कोलाइडी विलयनों कुछ अति सूक्ष्म विलंबनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बिल्कुल सही। नींबू का रस टिंडल प्रभाव दिखाता है, गलत। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही है? तो केवल एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो कोबाल्ट आपका विटामिन B12 में उपस्थित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा रंग पौधों द्वारा तरंगदैर्घ्य की दृश्य सीमा की दृढ़ता से अवशोषित किया जाता है? तो ये किया जाता है लाल, बैंगनी और नीला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसे पीसी महानबोइस योजना भी कहा जाता है, इसमें बहुत बड़ी जो औद्योगिक कंपनियां जैसे कि जो भेल, गेल, जो पीएसयूज हैं, इनका निर्माण हुआ था। तो भारी उद्योगों का निर्माण, तो भारी उद्योग कब बनाए गए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और द्वितीय पंचवर्षीय को पीसी महानबोइस योजना भी कहा जाता है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना ये थी आपकी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण लाया गया था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना सबको मालूम, नई आर्थिक नीति जो एलपीजी है,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति 1991 में लाई गई थी, वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 4। फ्रेंड्स एक ही जगह 1 4 है, एक ही मिलान से हमारा आंसर आ गया, लेकिन आगे भी मैच करा लेते हैं। बी का जो है 1, सी का 3 और डी का 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय श्रम बल में महिलाओं और बच्चों की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो ये है आपका कुल श्रम बल का 67.7%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द उल्लास, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो RO मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है 2023, जो मेंस का एग्ज़ाम है जिसका रिजल्ट भी आ गया, उसके मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, उल्लास से संबंधित क्वेश्चन था। देखा गया शब्द उल्लास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम, ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही समर्थ योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये है आपका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता एवं सुदृढ़ीकरण करना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिवसों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये आपका 8 मई को मनाया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये आपका 12 मई को मनाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, 12 मई होना चाहिए था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये सबको मालूम है, 22 मई को मनाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, ये सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। फ्रेंड्स प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो लोकसभा या राज्यसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। तो वरिष्ठ सदस्य यहाँ पे उम्र के हिसाब से नहीं होता, ये कार्यकाल के हिसाब से, यानी ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा में सबसे अधिक समय तक सांसद रहा हो, तो उसे बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। तो ये सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को क्या करता है? गोपनीयता की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल क्षेत्राधिकार का उदाहरण है? तो आपका अनन्य मूल क्षेत्राधिकार का उदाहरण है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होने वाला विवाद। मूल अधिकार ऐसा क्षेत्र होता है, मूल अधिकार में क्या होता है कि मूल क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि ऐसे विषय जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार होते हैं, लेकिन जो अनन्य मूल क्षेत्राधिकार होते हैं वो इसमें ऐसे विषय को लाया जाता है जिसको सुप्रीम कोर्ट के सिवा और किसी न्यायालय में नहीं लेकर जाया जा सकता। जैसे कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन वाला जो विषय है यह मूल क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन अनन्य यानी एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। जैसे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होने वाला विवाद है, इसको किसी भी राज्य की हाई कोर्ट में नहीं लेकर जाया जा सकता, ये केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये अनन्य मूल क्षेत्राधिकार हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान वाले क्वेश्चन है, मिला लेते हैं। जो नगर निगम क्या होते हैं? ये बड़े महानगरों जैसे दिल्ली मुंबई हेतु बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए का 4 सही हो जाएगा। ए का 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अधिसूचित क्षेत्र समिति, जो अधिसूचित क्षेत्र होते हैं या औद्योगिकरण से विकसित होते हुए जो नगर होते हैं वो होते हैं, तो बी का 3 हो जाएगा। यहाँ भी है, वहाँ भी। टाउन एरिया क्या होते हैं? नागरिक जो सुविधाएं प्रदान करने के लिए टाउन एरिया बनाया जाता है, तो यहाँ पे सी का 1 ये सही है। और कैंटोनमेंट बोर्ड ये सबको मालूम है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक नियंत्रण के क्षेत्र होते हैं उनको कैंटोनमेंट एरिया बोला जाता है, तो डी का आपका 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सुव्यवस्थित नगरीय योजना के लिए बहुत फेमस है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थल जो हैं ये भी सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्य रूप से फेमस बनाते हैं। व्यवस्थित कृषि कार्य भी यहाँ पे हुआ था, लेकिन व्यापारिक औद्योगिकरण नहीं हुआ था। औद्योगिकरण सीमित रूप से हुआ था, जैसे चहुंद्रों में मनके बनाने और लिपस्टिक के कारखाने पाए गए हैं, लेकिन औद्योगिकरण के लिए यह नहीं जाना जाता है, व्यापारिक औद्योगिकरण के लिए नहीं जाना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा।
तो आपका ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसको थोड़ा, अकबर के दरबार में रहने वाले सुप्रसिद्ध जैन भिक्षु कौन थे जिन्हें सम्राट द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई, ये थे हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिनियम, नीति एवं उससे संबंधित ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में लाया गया था वॉरेन हेस्टिंग के काल में, बिल्कुल सही। व्यपगत की सिद्धांत, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ये लॉर्ड डलहौजी के काल में लाया गया था, बिल्कुल सही। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में लाया गया था, ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, न कि कर्जन के द्वारा। ये लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड लिटन। तो ये गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। और इल्बर्ट विल विवाद ये तो सबको मालूम है, लॉर्ड रिपन के काल में आया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण आंदोलन से जुड़ी ऐतिहासिक 3 कठिया पद्धति निम्नलिखित में से क्या था? 3 कठिया पद्धति फ्रेंड्स, अगर किसी किसान के पास जो 20 कट्ठा जमीन है, तो 20 कट्ठा में जो 3 कट्ठा है वहाँ पे किसानों को अनिवार्य रूप से नील की खेती करना होगा। तो यही 3 कठिया प्रथा थी। तो क्या भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो यही सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसका तीसरे भाग पर खेती करना जरूरी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा इक्वेटर के निकटवर्ती क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार की वन बहुतायत में पाए जाते हैं? फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा के आसपास हमें मालूम है बहुत अधिक वर्षा होती है और बहुत अधिक तापमान होता है। तो यहाँ पाए जाएंगे आपका उष्णकटिबंधीय वन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भौगोलिक मार्ग जो दर्रा और संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थालघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चांगला जो दर्रा है ये लद्दाख में है। दीफू जो दर्रा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। माना हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में। माना दर्रा जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल हल्के धूसर के राख धूसर रंग की होती है, बिल्कुल सही। मिट्टी का रंग निक्षेप की गहराई, सामग्री की बनावट और परिपक्वता प्राप्त करने में लगने वाले समय पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। और जो आर है एक ही व्याख्या भी कर रहा है। तो आर ए दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन की अधिकता कॉन्सेंट्रेशन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ये डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैक्सीन सेफ्टी नेट जो खबरों में देखा गया था निम्नलिखित में से किस संगठन की एक पहल है? तो जाहिर इस बार वैक्सीन से संबंधित है। तो ये वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका क्या WHO इससे संबंधित है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे 72 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फिर इस आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।